Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल आप आ चुके हैं मंडे मॉर्निंग में, है ना। 45 नंबर एसटी का हम डिस्कशन लेकर आपके साथ कनेक्ट हो चुके हैं। फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके और वो भी ये डिस्कशन का पार्ट बन सके। डियर, जो भी ब्रांच में आपकी ऑफलाइन एसटी होती है उसका डिस्कशन एवरी मंडे होता है। यानी लास्ट वीक आपने जो अपनी ब्रांच में एसटी दी है, एसटी 45, उसका डिस्कशन आज मॉर्निंग से ही शुरू हो चुका है। चाहे हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, इंग्लिश की, क्वांट्स की, रीजनिंग की या फिर जनरल अवेयरनेस की। तो अब जो डिस्कशन शुरू होने वाला है वो जनरल अवेयरनेस का डिस्कशन शुरू होने वाला है। आप कनेक्ट हो चुके हैं, 11 AM हो चुका है ना, मंडे मॉर्निंग में आ चुके हैं। तो चलिए 45 नंबर एसटी में देखते हैं क्या क्वेश्चन थे और वो क्वेश्चन के आंसर क्या थे, और उनका अगर कोई कनेक्टिंग पॉइंट बन रहा है तो क्या पॉइंट बन रहा है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 76 नंबर क्वेश्चन से 100 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो दैट इज, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहा ये। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब एसटी जो है वो आपकी 76 से स्टार्ट होती है, 76 नंबर क्वेश्चन से 100 नंबर क्वेश्चन तक। 25 क्वेश्चंस होते हैं, जैसा आप सभी को पता है। जो लोग अपनी ब्रांच में एसटी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने एसटी देना शुरू नहीं किया है, भैया देर मत करो, फटाफट से एसटी देना शुरू करो और मंडे जो डिस्कशन होता है उस डिस्कशन में कनेक्ट हो और देखो कि हमारे क्वेश्चंस जो थे उनके राइट आंसर्स क्या हैं, क्या एक्सप्लेनेशन बन रहा है, क्या चीजें कनेक्ट हो रही हैं, उन सारी चीजों के साथ डिस्कस करते हुए चलो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर। इन्फीनेट स्टैंड्स फॉर, इन्फीनेट स्टैंड्स फॉर क्या यहां पर फुल फॉर्म होने वाला है? फटाफट से आप सभी बताएंगे आपने क्या आंसर किया था, अपनी एसटी में आंसर क्या किया था, और राइट आंसर क्या है वो तो हम देखेंगे ही देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं राइट आंसर क्या है डियर। राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड, इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क। ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा डियर। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या बता रहा है भाई। द क्लोज्ड अंडर ग्रुप CUG that is closed user group network for the banking and financial sector is called Indian Financial Network। बैंकिंग और वित्तीय से क्षेत्र के लिए क्लोज्ड यूजर ग्रुप नेटवर्क को भारतीय वित्तीय नेटवर्क कहा जाता है। तो ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं। नेक्स्ट इज, इंटरनॉट दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इंटरनॉट डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? 20 अगस्त, 21 अगस्त, 22, 23 या 24? चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों ने आई होप आंसर क्या किया था फटाफट से बताइए। तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है यहाँ पर 23 अगस्त। ठीक है, 23 अगस्त आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं भाई। इंटरनॉट डे इज सेलिब्रेटेड अराउंड द वर्ल्ड ऑन 23 अगस्त टू मार्क द इन्वेंशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। डियर, ये मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड वेब का जो इन्वेंशन हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, ठीक है, तो ये डे आपका 23 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज आ रहे हैं एक्सपेंड IASB। IASB का विस्तार करना, यहाँ पे इसका भी आपका एक्सपेंशन पूछा गया था, फुल फॉर्म पूछा गया था। तो चलिए फटाफट बताइए क्या आंसर किया था आपने। ऑप्शन है आपके, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड है, इंटरनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ब्यूरो है, या फिर इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड्स बोर्ड है, या नॉन ऑफ दीज है? फटाफट बताएंगे, चलते हैं। तो राइट आंसर है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ठीक है, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या चीजें दी हुई हैं भाई। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड जो है इज एन इंडिपेंडेंट प्राइवेट सेक्टर बॉडी है डियर, है ना। कैसी बॉडी है भाई? प्राइवेट सेक्टर बॉडी है दैट डेवलप एंड अप्रूव्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है। ठीक है, चलिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द फुल फॉर्म ऑफ RBS इज। RBS का पूर्ण रूप क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ RBS इज रिस्क बेस्ड सुपरविजन, रेटिंग बाय सिस्टम, रोल बेस्ड सुपरविजन, रेटिंग बैंक सिक्योरिटी, नॉन ऑफ दीज। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका रिस्क बेस्ड सुपरविजन। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, रिस्क बेस्ड सुपरविजन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन फाइनली यहां पे दिया हुआ है, रिस्क बेस्ड सुपरविजन विद द असिस्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स सिग्निफाइड द लॉन्च ऑफ अ न्यू इनिशिएटिव इन दिस डायरेक्शन। अंतरराष्ट्रीय सलाहकारों की सहायता से जोखिम आधारित पर्यवेक्षण ने इस दिशा में एक नई पहल की शुरुआत का संकेत दिया है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा डियर। इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने टिक किया है, जी हाँ बिल्कुल किया है। चलिए, तो
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, नोबेल प्राइज डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? नोबेल पुरस्कार दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है डियर? अगर हम बताएं नोबेल प्राइज कब प्रदान किए जाते हैं तो ये 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। नोबेल प्राइज की बात करें तो डियर इनकी शुरुआत आपकी 1901 से हुई थी, ठीक है। 1901 से नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी। एल्फ्रेड नोबेल को आप सभी जानते होंगे, स्वीडन कंट्री से बिलोंग करते थे, स्वीडन कंट्री से बिलोंग करते थे एल्फ्रेड नोबेल। एल्फ्रेड नोबेल, इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। इन्होंने अपनी पूरी वसीयत जो है नोबेल प्राइज के नाम कर दी थी और फाइनली इन्हीं की याद में नोबेल प्राइज देना शुरू किए गए थे। स्टार्टिंग में ये 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, अब ये 6 फील्ड्स में दिए जाते हैं नोबेल प्राइज। 6 फील्ड्स में दिए जाते हैं डियर। कौन कौन सी फील्ड्स हैं अगर हम बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और इसके साथ ही आपका अगर हम बात करें तो लिटरेचर, इकोनॉमी साइंस बाद में ऐड हुआ था इसमें, पीस, और बाद में 1968 में ये बात हुई थी, रिजोल्यूशन आया था और फाइनली इकोनॉमिक साइंस को इकोनॉमी इकोनॉमिक साइंस को ऐड किया गया था। 1969 में पहला इकोनॉमिक साइंस का नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है डियर। तो बात करें नोबेल प्राइज की, नोबेल प्राइज कब दिए जाते हैं तो 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। और डियर अब इसमें जो प्राइज है इसका वो इंक्रीज हो गया है, 11 स्वीडिश क्रोनर हो गया है, 10 दिसंबर को दिए जाते हैं, ठीक है। और पहले 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिया जाता था, अब 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिया जाता है, ठीक है। इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया को कितने नोबेल प्राइज अभी तक मिल चुके हैं तो इंडिया 9 नोबेल प्राइज मिल चुके हैं इंडिया को। सबसे पहला नोबेल प्राइज इंडिया में किसको मिला था? सबसे पहला नोबेल प्राइज रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था, लिटरेचर का। जो 9 नोबेल प्राइज मिले हैं डियर इंडिया को, यहां पर अगर हम बात करें तो 2 नोबेल प्राइज हमें फिजिक्स की फील्ड में मिले हैं, 2 नोबेल प्राइज हमें पीस की फील्ड में मिले हैं और 2 नोबेल प्राइज हमें इकोनॉमिक साइंस में मिले हैं। और एक हमें केमिस्ट्री में मिला है, एक हमें मेडिसिन में मिला है और एक जो बचा वो हमें किस में मिला है? आपका कौन सा बच रहा है डियर? लिटरेचर हो गया, पीस हो गया, इकोनॉमिक साइंस हो गया, मेडिसिन हो गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर। एक हमें लिटरेचर में मिला जो कि सबसे पहला ही नोबेल प्राइज था। तो ये हमें टोटल आपके 9 नोबेल प्राइज हमें मिले हैं डियर, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? इसके साथ ही अगर हम बात करें इस बार जो नोबेल प्राइज, अगर हम बात करें सबसे कम उम्र के कौन पर्सन है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है तो मलाला यूसुफजई का नाम आप सभी को ध्यान होगा। 2014 में इनको ज्वाइंट रूप से नोबेल प्राइज दिया गया था, है ना, मलाला यूसुफजई को। कैलाश सत्यार्थी इंडिया के, और पीस का ये नोबेल प्राइज मिला था, पीस का नोबेल प्राइज था 2014 का मलाला यूसुफजई। ओहो, मलाला यूसुफजई, चलो मैं यहाँ इधर लिख देता हूँ, और कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। तो मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र की पर्सन है जिनको नोबेल प्राइज मिला है, नोबेल लॉरेट है, ठीक है। आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट क्लियर होगा डियर। अक्टूबर मंथ में इनका क्या हो जाता है? अनाउंसमेंट हो जाता है फाइनली। नोबेल प्राइज पर एक स्पेशलाइज सेशन भी मैंने बनाया था, फाइनली उस सेशन को जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे कम उम्र की पर्सन कौन है? मलाला यूसुफजई, इनको नोबेल प्राइज मिला था संयुक्त रूप से 2014 का, ठीक है। इसके साथ ही बहुत सारे और भी स्टैटिक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि कौन बताइए जो फिजिक्स के 2 बार नोबेल प्राइज जिन्होंने विन किया है, केमिस्ट्री का 2 बार विन किया है, कौन सी ऐसी फीमेल है जिन्होंने 2 बार नोबेल प्राइज विन किया है? मैरी क्यूरी है नाम उनका,
ठीक है, एक बार फिजिक्स का नोबेल प्राइज लिया है, एक बार उन्होंने केमिस्ट्री का लिया है। फिजिक्स के कौन से पर्सन है, उनका नाम क्या है ना, और केमिस्ट्री के कौन से पर्सन है जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। तो ये सारे बहुत पॉइंट फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, उस सेशन में बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया गया है, आप जाकर उस सेशन को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो राइट आंसर यहाँ पर 10th ऑफ दिसंबर हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक्सप्लेनेशन भी फाइनली यहाँ पर आ रहा है, 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है डायरेक्टली, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। नेक्स्ट आएंगे, पीएम श्री योजना इज रिलेटेड टू, पीएम श्री योजना संबंधित है किससे, एमएसएमई से, अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट से, अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल से, या फिर ओल्ड एज पेंशन से, नॉन ऑफ दीज। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। तो चलते हैं आंसर की तरफ डियर, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। आपने क्या आंसर किया था इस क्वेश्चन का, तो चलते हैं देखते हैं। राइट आंसर है अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल्स, ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं, एक्सप्लेनेशन फाइनली दिया हुआ, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ मोर देन 14,500 स्कूल्स अक्रॉस द नेशन। यह देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों के उन्नयन और विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है, अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल्स, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ठीक है, पीएम श्री योजना बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज हाउ मेनी सर्कल्स, भाई भारतीय स्टेट बैंक के कितने सर्कल है, 9 है, 12 है, 14 है, 16 है, या फिर 17 है। तो फटाफट बताइए क्या आंसर किया है आपने। राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा 16। ठीक है, कितने सर्कल हैं भाई, 16 आपके सर्कल हैं, ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ये कैसा बैंक है भाई, पब्लिक सेक्टर बैंक में काउंट होता है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक में काउंट होता है, लेकिन इसको नेशनलाइज बैंक में काउंट नहीं किया जाता क्योंकि इस बैंक को नेशनलाइज किया ही नहीं गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले किस नाम से जानते थे डियर, तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे पहली बात आया कब, तो 1 जुलाई 1955 को इसका नाम चेंज हुआ था एक बैंक का, और नाम चेंज होकर क्या हो गया, एसबीआई हो गया। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राज्यसभा लोकसभा के द्वारा राज्यसभा में एक बिल पास किया गया था और फिर इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम चेंज कर दिया गया। यानी बर्थ एनिवर्सरी या फाउंडेशन डे जो हम इसका मनाते हैं वो कब मनाते हैं, हम 1 जुलाई को मनाते हैं। 1 जुलाई 1955 को एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले हम किस नाम से जानते थे, ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ये कब आया था, ये डियर 1921 में आया था, अंग्रेजों के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और ये भी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भी क्या किया गया था, बहुत सारे जो प्रेसिडेंसी बैंक थे उनको मर्ज किया गया था और मर्ज करके उनको एक नया नाम दिया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। यही वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। आरबीआई से पहले, बिफोर आरबीआई, इंडिया में सेंट्रल बैंक के रूप में कौन काम करता था, बिफोर आरबीआई इंडिया में सेंट्रल बैंक के रूप में, एज अ सेंट्रल बैंक, एज अ सेंट्रल बैंक जो वर्क करता था वो यही बैंक है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो वर्क करता था। ठीक है, इसके साथ ही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में आया, तो इससे पहले इसे प्रेसिडेंसी बैंकों के नाम से जानते थे, प्रेसिडेंसी बैंक। और प्रेसिडेंसी बैंक डियर कितने थे, 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, (1809), बैंक ऑफ बॉम्बे, (1840), फिर बैंक ऑफ मद्रास, 1843। इन तीनों को मर्ज कर दिया गया और मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में क्या कर दिया गया था, चेंज कर दिया गया था। डियर एसबीआई ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए एक एक्ट बनाया था 1959 में, और ये 1960 में एसबीआई ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए 8 एसोसिएट बैंक ओपन किए थे, 8 एसोसिएट बैंक ओपन किए थे, जिन्हें हम बहुत ही आसानी से याद रखने के लिए मैथ्स और पबजी से याद रख सकते हैं। अभी मैथ्स और पबजी क्या है भाई, ए कैंसल आउट हो जाता है। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये सारे बैंक क्या होते रहे, मर्ज हुए, और मर्ज होने के बाद फिर ये हम बात करें एसबीआई में जो मर्जर हुआ है अभी लेटेस्ट में अगर बात करें तो ये मर्जर हुआ 1 अप्रैल 2017 में एसबीआई में मर्जर हुआ। और एसबीआई में कितने बैंक मर्ज हुए थे डियर, 6 बैंक मर्ज हुए थे। ये 6 बैंक कौन कौन से, 5 एसोसिएट बैंक,
और एक आपका था भारतीय महिला बैंक। ये सारे मर्ज हो गए किसमें? एसबीआई में। और ये भारतीय महिला बैंक जो है ये 2013 में सेटअप किया गया था। ठीक है, आई होप इतने सारे पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे। जो एसोसिएट स्टार्टिंग में डियर ओपन हुए थे वो ये ओपन हुए थे, यानी इनसे ये जो एक शॉर्ट ट्रिक है याद रखने की, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। ये 8 एसोसिएट थे इनिशियल स्टेज में जो ओपन किए गए थे। ठीक है डियर, आई बिल्कुल इतना आप समझ पा रहे होंगे। तो सर्कल भाई एसबीआई के पूछे गए थे, एसबीआई का नाम आया तो हमने डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया। राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा 16। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज। तो एक्सप्लेनेशन फाइनली यहाँ पर सर्कल्स के नाम भी दिए हुए हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लेना चाहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपके लिए, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए जिससे आप इन चीजों को ध्यान रख सकें। ठीक है डियर, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट इज। ठीक है, चलिए आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है। तो ये रहा एक्सप्लेनेशन। देयर आर 16 सर्कल्स ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन कौन से सर्कल्स हैं डियर? अहमदाबाद है, आंध्र प्रदेश है, बेंगलुरु है, भोपाल है, भुवनेश्वर चंडीगढ़ है, चेन्नई है, दिल्ली है, जयपुर है और कोलकाता लखनऊ है, मुंबई है, लखनऊ मुंबई है ना, फिर उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व फिर पटना है, फिर तेलंगाना है और फिर तिरुवनंतपुरम है। 16 सर्कल्स हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, मुद्रा शब्द का सही विस्तार क्या है? व्हाट इज द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ द टर्म मुद्रा? माइक्रो अंडरटेकिंग डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस अथॉरिटी, माइक्रो अंडरटेकिंग डेवलपमेंट एंड रीस्ट्रक्चरिंग एजेंसी, माइक्रो अंडरटेकिंग डेवलपमेंट एंड रीस्ट्रक्चरिंग एजेंसी, या मिनी यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीस्ट्रक्चरिंग अथॉरिटी, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो चलिए फटाफट चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर यहां पर जो निकल कर आ रहा है, आपने क्या राइट आंसर किया था, आपने क्या आंसर किया था अपनी एसटी में बिल्कुल बताइएगा। राइट आंसर है डियर ऑप्शन सेकंड आपका, माइक्रो अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट एंड रीस्ट्रक्चरिंग एजेंसी। ऑप्शन सेकंड आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है डियर, चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में फाइनली क्या दिया हुआ है। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंसिंग एजेंसी, फुल फॉर्म ही दिया हुआ है, तो बिल्कुल आपको एब्रिविएशन ध्यान रखना है। मुद्रा योजना की बात हो रही है, उसी का फुल फॉर्म पूछा गया है डियर। नेक्स्ट इज, व्हाट इज एन एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर क्या है भाई? देखिए फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट, आप सभी जानते हैं फाइनेंशियल मार्केट का एक पार्ट होता है। फाइनेंशियल मार्केट दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। ठीक है, कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आती हैं, मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आती हैं। कैपिटल मार्केट दैट इज लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी का मतलब मोर देन 1 ईयर। ठीक है, मनी मार्केट का मतलब शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का मतलब लेस देन 1 ईयर। अब मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होंगे? कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, कॉमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सारे आपके मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होंगे, क्योंकि ये 1 साल से कम के टाइम पीरियड के हैं। कैपिटल मार्केट्स में आ जाए तो डियर, कैपिटल मार्केट दो पार्ट में कन्वर्ट होती है। एक आता है आपका प्राइमरी मार्केट, नेक्स्ट इज आपकी आती है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है? प्राइमरी मार्केट में आपकी इशूड न्यू सिक्योरिटीज निकल कर आती हैं। इशूड न्यू सिक्योरिटीज यहां पर आती हैं। सेकेंडरी मार्केट में आपकी जो सिक्योरिटीज आती हैं उसी पर ट्रेडिंग होती है, यानी ट्रेडेड इशूड सिक्योरिटीज, ट्रेडेड इशूड सिक्योरिटीज, ट्रेडेड इशूड सिक्योरिटीज। प्राइमरी मार्केट दो पार्ट्स में कन्वर्ट होती है डियर, एक होता है आईपीओ
इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एक होता है एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ क्या होता है? जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर को लॉन्च करती है, आईपीओ कहलाता है। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर को पब्लिकली लॉन्च करती है, आईपीओ कहलाता है। यानी कोई भी कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है तो वो फर्स्ट टाइम अपने शेयर को पब्लिकली इशू कर रही है। एफपीओ सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, यानी पहली बार नहीं ला रही, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम लाएगा तो वो एफपीओ कहलाएगा। आईपीओ के लिए एक और बात है भाई, एक और तरीके से हम बोल सकते हैं, जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो वो कंपनी लिस्टेड हो रही है अनलिस्टेड। तो जब कोई कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो वो कैसी कंपनी होती है? अनलिस्टेड होती है डियर, तभी तो आईपीओ लेकर आ रही है, क्योंकि जब आईपीओ लेकर आती है कोई कंपनी तभी वो लिस्ट होती है किसी ना किसी शेयर मार्केट में। और जो एफपीओ है ये कैसी कंपनी? भाई जब आईपीओ लेकर आई अनलिस्टेड थी तभी तो आईपीओ लेकर आई, और आईपीओ लाई लिस्टेड हो गई। अब जब लिस्टेड हो गई तो फिर अब जब सेकंड टाइम कोई पब्लिकली शेयर इशू करेगी तो वो क्या कहलाएगा? एफपीओ। यानी एफपीओ कैसी कंपनीज लेकर आती हैं? लिस्टेड कंपनीज लेकर आती हैं। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर को पब्लिकली ऑफर करती है, आईपीओ कहलाता है। जब कोई कंपनी सेकंड टाइम अपने शेयर को पब्लिकली ऑफर करती है, एफपीओ कहलाता है। सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिर कितने भी बार कोई नया शेयर, नई सिक्योरिटी लेकर आएगी तो वो क्या कहलाएगा? एफपीओ कहलाएगा। ठीक है, IPO that is initial public offering, FPO that is follow on public offering। अब हमें देखना होगा कि यहां पर राइट ऑप्शन क्या जा रहा है। ऑप्शन बी में इट इज इशू द शेयर्स ऑफ कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। इट इज इशू द शेयर्स बाय कंपेयर्ड सब्सिक्वेंट टू आईपीओ। इट इज इशू द कॉमर्शियल पेपर बाय द कंपनी, ऑल ऑफ द अबव या नॉन ऑफ दीस। तो डियर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, है ना। फर्स्ट टाइम तो हो ही नहीं सकता कि वो फर्स्ट टाइम लेकर आता है तो वो आईपीओ कहलाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें डियर। फिर हम लोग चलते हैं एक्सप्लेनेशन में, देखते हैं क्या यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। हम लोग चलते हैं किसकी तरफ? एक्सप्लेनेशन की तरफ। ठीक है, स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। चलिए, दैट इज, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर इज एन issuance of stock subsequent to the company's initial public offer। यानी फॉलो ऑन सार्वजनिक पेशकश कंपनी की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के बाद ही स्टॉक जारी करता है। यानी एफपीओ तभी आ सकता है जब आईपीओ आया हो। आईपीओ आया नहीं है तो उससे पहले एफपीओ आ सकता है? नहीं आ सकता। ठीक है, चलो, क्योंकि एफपीओ कैसी कंपनीज लेकर आती हैं? लिस्टेड कंपनीज। और लिस्टेड वो कब होगी? जब आईपीओ लेकर आएगी। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट इज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ आरटीजीएस ट्रांजैक्शन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है भाई, आरटीजीएस की लेन देन की ऊपरी सीमा क्या है भाई? सीमा क्या है? तो बताइए क्या आंसर किया था आपने। तो राइट आंसर यहाँ पर यार, देयर इज नो अपर लिमिट। अपर लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम लिमिट क्या है? चलिए मैंने क्वेश्चन पूछ दिया, क्रिएट कर दिया कि मिनिमम लिमिट क्या है, बताइए। तो मिनिमम लिमिट जो है डियर आरटीजीएस की वो कितनी है? 2 लाख। लेकिन अपर लिमिट क्या है? नो लिमिट। मैक्सिमम लिमिट नो लिमिट है। अब आरटीजीएस की बात करें और एनईएफटी की बात ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो चलिए आरटीजीएस और एनईएफटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आरटीजीएस की बात करें डियर, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। एनईएफटी की बात करें, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एनईएफटी हो या आरटीजीएस, अगर हम इनकी बात करें तो आरबीआई ने इनको 24/7 कर दिया है इन ऑल 365 डेज। यानी होली हो, दिवाली हो, ईद हो, कभी भी ये हॉलीडे नहीं होता, 365 डेज वर्क करते हैं, 24/7 करते हैं। आरटीजीएस और एनईएफटी में क्या डिफरेंस है? आरटीजीएस रियल टाइम ट्रांजैक्शन होता है, तुरंत होता है, इंस्टेंट होता है। लेकिन एनईएफटी में ऐसा नहीं होता। पहले होता था ये बैच वाइज सिस्टम से होता है। एनईएफटी होता है किस वाइज सिस्टम से होता है? बैच वाइज सिस्टम को फॉलो करता है। बैच वाइज सिस्टम को फॉलो करता है। यानी आपने एनईएफटी किया तो तुरंत ट्रांजैक्शन नहीं होगा, कुछ टाइम लेगा, मिनिमम हाफ आवर में हो सकता है, हाफ एंड आवर में हो सकता है, 2 घंटे का भी समय ले सकता है। तो एनईएफटी में जो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट है वो क्या है?
नो लिमिट, यहां पर मिनिमम की नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम 1 रुपए से लेकर मैक्सिमम कितना भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो आरबीआई ने इसकी भी नो लिमिट रखी है, लेकिन कुछ बैंक अपनी पर्सनल लिमिट रखते हैं। जैसे एचडीएफसी बैंक ने बोला है कि एनईएफटी कितने का कर सकते हैं, 10 लाख तक का एनईएफटी कर सकते हैं। किसने बोला है? एचडीएफसी बैंक के लिए, केवल वो बैंकों की लिमिट है, लेकिन आरबीआई ने यहां पर कोई भी लिमिट डिसाइड नहीं की हुई है। ठीक है, तो एनईएफ आरटीजीएस का ये पॉइंट हो गया, ये एनईएफटी हो गया। दोनों में डिफरेंस आप समझ पा रहे होंगे, ये रियल टाइम होता है, तुरंत होता है, इंस्टेंट ट्रांजैक्शन होता है, यहां पर ये इंस्टेंट नहीं होता है। एनईएफटी ट्रांजैक्शन आप बैंक की ब्रांच में जाकर भी कर सकते हैं, ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, है ना, चेक लगा के कर सकते हैं। लेकिन क्या विदाउट अकाउंट आप एनईएफटी कर सकते हैं? जी हाँ, विदाउट अकाउंट भी कर सकते हैं। आप कैश फॉर्म में आप ब्रांच गए और ब्रांच में आपने कैश दिया और एनईएफटी ट्रांजैक्शन को डन करा लिया। लेकिन तब एनईएफटी कितना आप मैक्सिमम कर सकते हैं, वहां पर लिमिट आ जाएगी एनईएफटी की कितनी, 49,999। जब आप कैश फॉर्म में कर रहे हैं, ओनली कैश, तब आपके लिए लिमिट आ जाएगी ये। ठीक है, वैसे कोई लिमिट नहीं है, ना ही मिनिमम और ना ही मैक्सिमम। इंटर ट्रांसफर जो भी होते हैं, कंट्री के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, यहां पर कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, आरबीआई की तरह कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, बैंक अपने चार्जेस लेता है। ठीक है, चलिए, आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट क्लियर होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या एक्सप्लेनेशन आएगा, उससे पहले फटाफट से अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से ले लीजिए। 24/7 इन ऑल 365 डेज वर्क करते हैं डियर, है ना। आईएमपीएस भी इसके साथ ही है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं भाई। आरटीजीएस देखिए, द एक्रोनिम आरटीजीएस रिफर्स टू रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, फुल फॉर्म बताया, द मिनिमम अमाउंट टू बी रिमिटेड थ्रू आरटीजीएस इज 2 लाख मिनिमम है, देयर इज नो अपर लिमिट, वही पॉइंट बताया जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज भाई। प्रोमिनेंट एजुकेशनिस्ट हैं देवेन दत्ता हु पास्ड अवे रिसेंटली, बिलोंग टू विच स्टेट, भाई किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये पूछा गया है। प्रमुख शिक्षाविद देवेन दत्ता का, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस राज्य से संबंधित है? वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, असम, तमिलनाडु, पंजाब। तो बताइए क्या आंसर किया था आपने अपने एसटी में। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर यहाँ पर जो है वो है आपका आसाम। ठीक है, आसाम से बिलोंग करते हैं, आसाम आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कुछ और पॉइंट। देवेन दत्ता असम राज्य से थे, उनका योगदान उपलब्धियां असम में उनके सामाजिक, शैक्षिक और उपभोक्ता अधिकार क्षेत्रों के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। और हम बात करें डियर आसाम की, तो आसाम की जो कैपिटल है वो है आपकी दिसपुर, है ना। और असम के मुख्यमंत्री साहब कौन है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, असम बात करें तो 7 सिस्टर स्टेट्स में आता है। ठीक है, असम में नेशनल पार्क जो है वो बहुत सारे आपके फेमस नेशनल पार्क्स हैं। मानस नेशनल पार्क की बात करें, है ना, एंड अदर बात करें आपकी, तो बहुत सारे नेशनल पार्क निकल कर आते हैं। तो बिल्कुल फैक्ट आपको ध्यान रखते हैं असम रिलेटेड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ कैपिटल एक्सपेंस, निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है? पेंशन को, पेमेंट ऑफ सैलरीज को, सब्सिडीज को, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग को, या ऑफिस सप्लाईज को। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर। ये हम जब बजट डिस्कस करते हैं, बजट के कॉन्सेप्ट देखते हैं वहां पर, तो दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं आपके। एक होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो हमारे डेली के खर्चे होते हैं, है ना। चलो देख ही लेते हैं। जैसे हमारा जो बजट आता है, बजट कॉन्सेप्ट, जो बजट का एक स्ट्रक्चर बनता है, थोड़ा सा हम बना लेते हैं, देख लेते हैं। यूनियन बजट, तो रियल दो पार्ट निकल कर आते हैं। एक होता है आपका रिसिप्ट्स, गवर्नमेंट रिसिप्ट्स, यानी प्राप्तियां, गवर्नमेंट को कहां से कैसे फंड्स प्राप्त होंगे, तो गवर्नमेंट रिसिप्ट्स। और सेकंड पार्ट आपका आ जाता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, व्यय या खर्च। तो ये जो गवर्नमेंट रिसिप्ट्स होते हैं ना, ये दो पार्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। एक होता है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट्स, जिन्हें हम राजस्व प्राप्तियां बोल देते हैं। और दूसरा होता है आपका कैपिटल रिसिप्ट्स।
जिन्हें हम पूंजीगत प्राप्तियां बोलते हैं। और जो एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस भी सेम एज वेल एज, यानी गवर्नमेंट के पास फंड आने के दो तरीके होते हैं और फंड जाने के भी दो तरीके होते हैं। ऐसे ही हमारे और आपके साथ भी होता है, या तो हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट्स होंगी, राजस्व प्राप्तियां होंगी, या फिर हमारी कैपिटल पूंजीगत प्राप्तियां होंगी, या तो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होंगे या फिर हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होंगे। तो चलिए देख लेते हैं, बिल्कुल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, है ना, लिख देता हूं मैं, राजस्व व्यय और ये आपका पूंजीगत व्यय। ठीक है, अब देखो गवर्नमेंट रिसिप्ट्स दो तरह से, रेवेन्यू रिसिप्ट्स होंगे या फिर कैपिटल रिसिप्ट्स होंगे। देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या डिफरेंस है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स कैसे होगी, रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो होती है इससे हमारे एसेट में कोई कमी नहीं होती है, लायबिलिटी में कोई वृद्धि नहीं होती है। ये दोनों ही जो कंडीशन है, ये दोनों ही कंडीशन क्या होती हैं, क्रॉस। एसेट में कोई कमी नहीं, लायबिलिटी में कोई वृद्धि नहीं, नहीं बोल रहे हैं ना, इसी वजह से क्रॉस है। कैपिटल रिसिप्ट्स में जो मैं बताता हूं वो ये होता है कि एसेट माइनस, एसेट में कमी होगी या लायबिलिटी में वृद्धि होगी। कैसे, थोड़ा ध्यान से समझना डियर। एसेट में कमी कैसे, जैसे कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होते हैं, आपने किसी से उधार लिया, बोरो किया, तो आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी ना, विद इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। ये और है भाई, दोनों में से एक कंडीशन होगी, है ना। एसेट में कमी कैसे हुई, आपने अपना कोई प्रॉपर्टी है वो सेल कर दी, पैसा आ गया, इनकम हो गई, प्राप्तियां हो गई, पैसा आया ना तो प्राप्तियां हुई, लेकिन एसेट में क्या हो गई, कमी हो गई। आपके पास गोल्ड था, मार्केट जाके सेल कर दिया, पैसा आ गया, प्राप्तियां हो गई, लेकिन एसेट में क्या हो गई, कमी हो गई। आपने उधार ले लिया, पैसा तो आ गया, लेकिन लायबिलिटी भी क्या हो गई, बढ़ गई। यानी दो में से एक कंडीशन, या तो एसेट में कमी होगी या लायबिलिटी में वृद्धि होगी, अगर वो पूंजीगत प्राप्ति है तो। और अगर रेवेन्यू रिसिप्ट्स है तो यहां से ना ही एसेट में कमी होगी और ना ही लायबिलिटी में वृद्धि होगी। जैसे आपने आपके घर पे सेकंड फ्लोर आपने रेंट पे उठा दिया, पैसा आया, इनकम हुई, प्राप्तियां हुई, क्या एसेट में कोई कमी हुई, नहीं। क्या लायबिलिटी में कोई वृद्धि हुई, नहीं। तो ये कैसे रेवेन्यू है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो गवर्नमेंट के ऐसे रेवेन्यू कौन से आते हैं, अब गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसिप्ट्स ये दो तरह से आते हैं, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। और टैक्स रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। और नॉन टैक्स रेवेन्यू में बहुत सारी चीजें, जैसे आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसको कुछ फीस देनी पड़ेगी, फीस हो गई। रेड लाइट जम किया, गाड़ी का चालान हो गया, है ना, आपने कुछ फीस दी है, कुछ चालान दिया है, इंटरेस्ट पेमेंट दिया है, तो वो सारे नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में आते हैं। ठीक है, फिर कैपिटल रिसिप्ट्स आप समझ गए होंगे, आई होप। अच्छा, अब इन दोनों में से देखा जाए, प्राप्तियों में से कौन सी प्राप्तियां अच्छी मानी जाती हैं, ये वाली प्राप्तियां अच्छी मानी जाती हैं, लेकिन ये वाली प्राप्तियां हमें करनी पड़ती हैं, क्यों, डेली का खर्च नहीं पूरा हो रहा है तो आपको कहीं से ना कहीं से तो अरेंज करना पड़ेगा, या डेवलपमेंट करना है, विकास करना है तो लोन लेना पड़ेगा, तो किसमें जाएगा, पूंजीगत प्राप्तियों में। इधर आ जाओ एक्सपेंडिचर में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ये यहां पे क्या होता है, एसेट में प्लस, भाई पैसा खर्च कर रहे हो तो एसेट में वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन यहां पर ये दोनों ही कंडीशन नहीं होती, ना ही एसेट में कोई कमी होती है और ना ही लायबिलिटी में क्या होती है, वृद्धि होती है। और यहां पर एसेट में वृद्धि होती है, लायबिलिटी में कमी होती है। अब इनको भी समझ लो भाई, ये राइट होगा, यानी कैपिटल में कंडीशन क्या होती है, राइट होती है ना, और रेवेन्यू में कंडीशन क्रॉस होती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपने डेली इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, क्या उससे कोई एसेट क्रिएट हुआ, नहीं। लायबिलिटी में कोई कमी हुई, नहीं। ठीक है, आप कहीं फंक्शन में गए, या आपका सपोज करिए कोई पार्टी फंक्शन में गए, तो वहां कुछ गिफ्ट वगैरह देंगे, तो गिफ्ट वगैरह देंगे तो क्या एसेट में कोई क्रिएशन होगा, नहीं। लायबिलिटी में कोई कमी होगी, नहीं। तो ये सारे खर्चे आपके कैसे होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। आपने किसी से लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, ओनली ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, मैं प्रिंसिपल अमाउंट की बात नहीं कर रहा, ओनली इंटरेस्ट पेमेंट आप दे रहे हैं, तो आपका किस तरह का एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपने प्रॉपर्टी परचेज की तो एसेट क्रिएट हुआ, आपने पुरानी उधारी यानी उसका प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया तो लायबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, तभी तो यहां पे माइनस लगा हुआ है, लायबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। यानी या तो एसेट में क्रिएशन होगा या लायबिलिटी में कमी होगी। तो हमारे कौन से एक्सपेंडिचर्स अच्छे होते हैं भाई, ये वाले जो एक्सपेंडिचर्स हैं, ये एक्सपेंडिचर्स हमारे अच्छे होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने प्रॉपर्टी परचेज कर ली तो प्रॉपर्टी क्या हो, एज एसेट हो गया, क्रिएट हो गया, है ना। आपने किसी शेयर को परचेज कर लिया तो इन फ्यूचर प्रॉफिट देगा आपको। गवर्नमेंट ने मेट्रो प्रोजेक्ट बना दिया तो एसेट क्रिएट हो गया।
तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर्स अच्छे माने जाते हैं, लेकिन ये एक्सपेंडिचर्स हमें अपनी लाइफ को चलाने के लिए जरूरी होते हैं। अब बिजली का बिल नहीं देंगे, राशन पानी नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा जीवन? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जरूरी है, लेकिन यह कि ये लिमिट में होना चाहिए। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर कैपिटल में हम एक्सपेंड नहीं करेंगे तो हम ग्रो नहीं करेंगे, डेवलप नहीं करेंगे। तो जब हमारी डेली की इनकम हमारे डेली के खर्चों को नहीं पूरा कर पा रही, तो हमें डेवलपमेंट के लिए अलग से कैपिटल रिसिप्ट्स क्रिएट करना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो आई होप ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आई होप आप समझ पा रहे होंगे डियर। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है? तो बताओ भाई। अब ऑप्शन में आप अपने आप ही बता सकते हो। पेंशन को माने पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सब्सिडी को माने, पेमेंट ऑफ सैलरीज को माने, या कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग को माने, या ऑफिस सप्लाईज को माने। मेंटेनेंस पे जो आप खर्च करते हो, जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट में कोई खराबी आ गई, कुछ कमी आ गई, तो उसको मेंटेनेंस किया जा रहा है, तो वो किसमें जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो तो इनकम थोड़ी क्रिएट कर रहा है। तो आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे से आप समझ गए होंगे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग बनी है तो एसेट क्रिएट हुआ ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। तो आई होप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे आप। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ठीक है, और फिर मैं आपके साथ क्या करूंगा? एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो फटाफट से क्या कर दीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए डन। इसी के साथ ही हम लोग चलते देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में भाई क्या दिया हुआ है ना? स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलो नेक्स्ट इज, देखो यहां पे दिया हुआ पूंजीगत व्यय एक दीर्घकालिक परिसंपत्ति को प्राप्त करने सुधारने के लिए ओवरऑल थ्योरी आपकी दी हुई है ना? आप इसे देख सकते हैं आप आसानी से। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंक वाज इनॉग्रेटेड बाय महात्मा गांधी इन 1919? निम्नलिखित में से किस बैंक का उद्घाटन 1919 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था? भाई बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र है, या फिर नन ऑफ दीज है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट बताइए क्या आंसर किया था आपने। चलेंगे आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन फाइनली यहाँ पे दिया हुआ है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को मूल रूप से 11 नवंबर 1919 को मुंबई में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नाम से शामिल किया गया था। वर्ष 1921 में बैंक ने अपना पंजीकृत कार्यालय मुंबई समाचार मार्ग फोर्ट मुंबई में स्थानांतरित कर दिया, और जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी ने किया था। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपको ध्यान रखना है डियर, बिल्कुल फादर ऑफ द नेशन ने किया था इसका उद्घाटन, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, व्हिच ऑफ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट बताओ राइट आंसर क्या होने वाला है ना? तो चले आंसर की तरफ। राइट आंसर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क होगा, लेकिन डियर अब इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। भाई क्या हो गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। और जब ये इनॉग्रेट हुआ था तब इसका नाम क्या था? फटाफट से आप सभी बताइए। रामगंगा नेशनल पार्क अब इसका नाम हो गया, जिम कॉर्बेट नहीं रहा। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में 1936 में सेटअप हुआ था, 1936 में किया गया था, तब इसका नाम क्या था? फटाफट से बताइए। ठीक है, अब नेशनल पार्क का नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। पहले क्या था? इससे पहले रामगंगा से पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इससे पहले और कुछ था, वो क्या था? जब स्टैब्लिश हुआ था तब इसका नाम क्या था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन आ रहा है डियर यहाँ पर, चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका मूल नाम हैली नेशनल पार्क है, देखिए आ गया ना नाम, हैली नेशनल पार्क है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए की गई थी, और यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, तो हैले नेशनल पार्क है इसका नाम। स्टार्टिंग में नाम क्या था इसका? हैले नेशनल पार्क। ठीक है, तो बिल्कुल यहीं पर मैं आपके लिए कनेक्ट कर देता हूं, हैले नेशनल पार्क। ठीक है, आई होप स्क्रीनशॉट हो गया होगा। हम लोग देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन को। ये रहा एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द नोन एज द क्वीन ऑफ रणथंभौर नेशनल पार्क? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की रानी किसे कहा जाता है? मछली द टाइगर, उस्ताद द टाइगर, जालिम द टाइगर, सितारा द टाइगर, राजा द टाइगर? फटाफट आंसर करेंगे डियर। क्या आंसर किया था आपने? राइट आंसर हो जाएगा मछली द टाइगर। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, मछली बाघ को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की रानी के रूप में जाना जाता है। वह पार्क के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित भागों में से एक थी। पार्क में अपने प्रभुत्व और लंबे शासनकाल के कारण मछली ने अपना उपनाम रणथंभौर की रानी अर्जित किया था। ये एक बाघिनी थी, है ना, इसकी बात की गई है, उसको रानी का नाम दिया गया था। ठीक है, मछली बाघ के नाम से जानते थे। चलिए
नेक्स्ट इज भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर किस शहर को कहा जाता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है डियर। न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई। आपने क्या आंसर किया था? बिल्कुल आपने सही आंसर किया होगा और राइट आंसर इसका क्या है? बेंगलुरु, है ना, ऑप्शन थर्ड आपका राइट है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं भाई क्या बोल रहे हैं। बेंगलुरु द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, साउथर्न कर्नाटका स्टेट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया. In India, Bengaluru is an IT hub where maximum IT and electronic companies are present. That is why this city is called the electronic city of India. तो राइट आंसर आपका बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज इन विच इंडियन स्टेट एंड फेमस अजंता एंड एलोरा केव आर लोकेटेड? प्रसिद्ध अजंता और एलोरा की गुफाएं किस भारतीय राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका। तो बिल्कुल डियर क्या आंसर किया था आपने? क्या कहां पर सिचुएटेड है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में है डियर, महाराष्ट्र में। 10 रुपए के नोट पर अजंता या एलोरा कौन सी गुफाओं का चित्र है? बताइए फटाफट। ठीक है, चलिए चलते हैं। द फेमस अजंता एंड एलोरा केव आर सिचुएटेड इन द इंडियन स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, यूरो को अपनाने से पहले कौन सी मुद्रा यूरोपीय संघ से संबंधित है? Which currency is associated with the European Union before the adoption of the euro? Dutch mark, franc, लीरा, पाउंड या फिर सीलिंग? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। क्या आंसर किया था आपने अपने एसटी में? तो एसटी में आंसर किया होगा आपने फ्रैंक, इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। ठीक है डियर, बिफोर द अडॉप्शन, यूरो को अपनाने से पहले यूरोपीय संघ से जुड़ी मुद्रा देश पर निर्भर थी, उदाहरण के लिए फ्रेंच फ्रैंक, इटालियन लीरा आदि। ठीक है, अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो आप सभी जानते हैं 28 कंट्रीज का ये ग्रुप हुआ करता था, लेकिन ब्रिटेन के बाहर जाने से अब ये 27 का ही ग्रुप बचा है, 27 कंट्रीज का, क्योंकि ब्रेग्जिट हो गया था, है ना, ब्रेग्जिट, ब्रिटेन बाहर गया। और इसमें 28 कंट्रीज में से डियर 18 कंट्रीज ऐसे थे जो यूरो करेंसी फॉलो करते थे, और अभी भी 18 कंट्रीज ऐसे हैं जो यूरो करेंसी को फॉलो करते हैं। और यूरो एक आपकी हार्ड करेंसी के रूप में इसको कंसीडर किया जाता है। हार्ड करेंसीज आपकी 5 है, डॉलर है, पाउंड है, येन है, जापान की करेंसी येन है, ठीक है, पाउंड हो गया, यूरो हो गया, और चाइना की करेंसी रेनमिनबी युआन हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा डियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, बिटकॉइन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बिटकॉइन कॉल्ड? सतोशी, बिटकॉइन, क्रिप्टो या फिर बाइट? राइट आंसर है यहाँ पर सतोशी, सतोशी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है डियर। ठीक है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बिटकॉइन, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बिटकॉइन is called a Satoshi named after its mysterious creator Satoshi Nakamoto। ठीक है, सतोशी नाकामोटो के नाम पर रखा गया है, निर्माता है ना, इसका रहस्यमय निर्माता सतोशी नाकामोटो के नाम पर रखा गया है। ठीक है, बिटकॉइन की सबसे छोटी इकाई सतोशी है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। चलते हैं आंसर की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है भाई? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, यूएस के न्यूयॉर्क सिटी में, यूके के लंदन में, या फिर फ्रांस के पेरिस में, या फिर जापान के टोक्यो में? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क सिटी, यूएस। ऑप्शन सेकंड आपका राइट। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। द यूएन headquarter is located in New York City, where the General Assembly and Security Council meet, and many other UN agencies have offices। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, जहां महासभा और संयुक्त सुरक्षा परिषद की बैठकें होती हैं, और कई अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के कार्यालय। भाई यूनाइटेड यूएन डे कब मनाते हैं? अभी हाल ही में हमने मनाया था, बताइए यूनाइटेड नेशन डे को हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ठीक है, तो 24 अक्टूबर। क्यों? क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है डियर, तो इस वजह से यूएन डे जो हम मनाते हैं वो 24 अक्टूबर को मनाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, विच ऑटोमोटिव कंपनी इज हेडक्वार्टर इन स्टटगार्ट, जर्मनी? किस ऑटोमोटिव कंपनी का मुख्यालय स्टटगार्ट, जर्मनी में है? फोर्ड, टोयोटा, मर्सिडीज बेंच, होंडा या फिर वॉक्सवैगन? तो फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। क्या आंसर किया था आपने? मुख्यालय का जो स्टटगार्ट जर्मनी में है, कहां पर है? तो भाई किसका है? फोर्ड का, टोयोटा का, मर्सिडीज बेंज का, होंडा का, वॉक्सवैगन का? तो राइट आंसर है मर्सिडीज बेंज, ऑप्शन थर्ड आपका राइट है डियर। ठीक है, तो सीधा सा स्टैटिक क्वेश्चन है आपका। मर्सिडीज बेंज हैज इट्स हेडक्वार्टर इन स्टटगार्ट, जर्मनी, एंड इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग लग्जरी ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, चलिए चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु हैज रिलीज द बुक टाइटल सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास बेस्ड ऑन द स्पीचेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों पर आधारित सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है भाई? अनुराग ठाकुर एंड शिवराज सिंह चौहान है, योगी आदित्यनाथ एंड अमित शाह है, अनुराग ठाकुर एंड योगी आदित्यनाथ है, या फिर शिवराज सिंह चौहान है, या फिर योगी आदित्यनाथ जी हैं, या फिर नन ऑफ दीज हैं। तो फटाफट बताएंगे आपने क्या आंसर किया था अपने एसटी में। तो डियर हम चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं आंसर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का। तो आंसर जो है वो है आपका राइट है, अनुराग ठाकुर एंड शिवराज सिंह चौहान जी ने जो है इसका इनॉग्रेशन किया था। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या पॉइंट्स बोले गए हैं। तो अनुराग ठाकुर एंड मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी भी रहे थे यहाँ पर रिलीज सेरेमनी में। रिलीज बुक बेस्ड ऑन द स्पीचेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। टाइटल सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। ठीक है, ये बिल्कुल टाइटल रहा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नामक पुस्तकों का क्या किया गया है? विमोचन किया गया था। ठीक है, तो आयो बिल्कुल इतना पॉइंट क्लियर होगा आपको। बहुत ही अच्छा करंट का क्वेश्चन है ये, इस तरह से एसटी में ये आपको पूछा गया था। चलिए चलते नेक्स्ट इज विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द स्वच्छ भारत अभियान क्लीन इंडिया कैंपेन जो है किस भारतीय प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था? मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी या राजीव गांधी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर, है ना। फटाफट बताएं आपने क्या आंसर किया था अपनी एसटी में, है ना। आपने आंसर क्या किया था? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको शुरू किया गया था डियर, स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था 2019 में। 150वीं बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी की मनाई गई थी, 150वीं बर्थ एनिवर्सरी, और तब तक के लिए एक टारगेट दिया गया था कि हम भारत को क्या करेंगे? स्वच्छ करेंगे। ठीक है, स्वच्छता अभियान जो कैंपेन था वो शुरू हुआ था। तो इसको शुरू किसने किया था? शुरू किया था नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, चलो एक्सप्लेनेशन में देखिए भाई कब इसको लॉन्च किया गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत में स्वच्छता और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को ये स्वच्छ भारत अभियान की क्या की थी? शुरुआत की थी। तो स्वच्छ भारत अभियान जो शुरू हुआ था, स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के ही दिन 2014 में इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके साथ ही और भी बहुत सारी स्कीम आती हैं। जैसे हम बात करें प्रधानमंत्री जनधन योजना की, पीएमजेडीवाई बहुत ही पॉपुलर स्कीम है। पीएमजेडीवाई को कब लॉन्च किया गया था? तो इसकी भी डेट ध्यान रखिएगा डियर, 28 अगस्त 2014। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। चलिए चलते नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री आवास योजना इज अंडर विच मिनिस्ट्री? भाई किस मिनिस्ट्री के अंडर में आएगी प्रधानमंत्री आवास योजना? दो तरह से है, अर्बन की अलग है और आपकी रूरल की अलग है। प्रधानमंत्री आवास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, या नॉन ऑफ द अबव? तो चले, प्रधानमंत्री आवास योजना डायरेक्टली पूछ रहे हैं तो डियर किसके अंदर आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना इज अ क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फैसिलिटेट एसेस अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर द लो एंड मॉडरेट इनकम रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। कितना अमाउंट रखा गया है डियर इस बार का प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए? बजट में कितना रखा है गवर्नमेंट ने? डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है। जल जीवन मिशन के लिए कितना अमाउंट है? बिल्कुल हमेशा ध्यान रखना है। ज्यादातर मैं हमेशा बताता रहता हूं आपको, 70,000 करोड़ का अमाउंट है। पिछले साल कितना था जल जीवन मिशन में? 60,000 करोड़ था जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन। और प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना है यह भी आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री आवास योजना 79,000 और आगे के फिगर आपको लिखने हैं। ठीक है, 79,000 कितना हजार करोड़ है ये आपको बताना है। ठीक है डियर, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। चलिए चलते इसी के साथ ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, विच डे सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल वुमेन्स डे? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कौन सा दिन अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बताइए आपने क्या आंसर किया था? तो राइट आंसर यहाँ पर है 8 मार्च, है ना। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। 8 मार्च को हम अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाते हैं डियर, है ना। इन 1975 ड्यूरिंग द इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर द यूनाइटेड नेशन ने स्टार्ट किया था इसको सेलिब्रेट करना 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में। और ये कब से स्टार्टिंग हुई थी इसकी? 1975 से। ठीक है, 1975 से स्टार्ट हुई है और ये स्टार्टिंग की किसने थी? यूनाइटेड नेशन ने इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया था। यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये शुरू किया गया था कब? 8 मार्च को, 8 मार्च को। ठीक है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना है, 8 मार्च आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो आई होप बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छे तरह से डियर सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया है तो फटाफट से लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप ऑफलाइन एसटी दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। एवरी मंडे आपका डिस्कशन आता है, तो उस डिस्कशन से जुड़ना ना भूला करें, है ना। अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों को भी कनेक्ट किया करें। और अगर आप एसटी नहीं दे रहे हैं तो भाई फटाफट से देना शुरू कर दें अपनी ब्रांच में ऑफलाइन एसटी, और उसका डिस्कशन एवरी मंडे जो आता है उससे कनेक्ट होना भी शुरू करें। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। ठीक है डियर, और मॉर्निंग सेशन करंट अफेयर में आया करिए जो 7 AM होता है, लाइव कनेक्ट हुआ करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट मंडे, है ना। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.